हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजीत सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससीजीडी प्रीवियस ईयर जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें से मैथ का ये सेट 8 आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं 13 फरवरी 2019 को शिफ्ट 2 में मतलब दूसरा शिफ्ट में जो भी मैथमेटिक्स से 25 प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है तथा परिणामी संख्या को 25% घटाया जाता है तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ये बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला इसका होता है कि एक्स वाई मतलब एक्स प्लस वाई। ठीक है, पहली संख्या को एक्स मान लीजिए, दूसरी को वाई, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स एक्स इंटू वाई। ठीक है, एक्स इंटू वाई बटा में 100, यही होता है। ठीक है, इसका फार्मूला। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, तो एक्स प्लस माइनस यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, प्लस कब होगा, जबकि बढ़ाया जाता है। अगर घटाया जाता है तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अगर बढ़ाया घटाया अगर दोनों बढ़ाया जाता है तो प्लस होगा दोनों, अगर घटाया जाता है तो दोनों जगह माइनस होगा। अगर बढ़ाया घटाया जाता है तो जिसमें बढ़ाया जाता है उसको प्लस होगा, जिसको घटाया जाता है उसको माइनस होगा। तो यहाँ क्या कर रहा है, एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है मतलब ये प्लस होगा। ठीक है, 40% बढ़ाया जाता है। अब आगे क्या कर रहा है, परिणामी संख्या, देखिए यहाँ प्लस हो गया है, ये मत सोचिएगा कि आगे प्लस लिख देंगे अभी। ठीक है, तो आगे क्या होगा, वाई संख्या मतलब दूसरी संख्या क्या कर रहा है, 25% घटाया जाता है तो माइनस होगा, बेसिक सी बात है। ठीक है, आगे क्या होगा, तो देखिए यहाँ एक एक्स का मान तो प्लस हो गया, वाई का माइनस हो गया। यहाँ पे एक्स का मान प्लस में हो गया और वाई का माइनस में हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या यहाँ पे होगा, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो एक्स वाई का मान रख देंगे, तो यहाँ पे क्या है 40 है और यहाँ पे 25 है। ठीक है, एक्स वाई हो गया बटा में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, या ऐसे देखिए 25 से 4 बार में ये कट जाएगा और 4 से 10 बार में ये कट जाएगा। जब यहाँ पे करेंगे तो 40 में से देखिए -25 -10 कितना हो जाएगा, तो -35 हो जाएगा। और 40 में से जब 35 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5%। और ये किस में आया है, तो प्लस में आया है। ठीक है, तो प्लस में अगर आया है तो ये क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा मतलब वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में आता है तो घट जाएगा। तो यहाँ वृद्धि ही पूछा है, तो यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 5%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न, एक दुकान में 60 वस्तुएं हैं, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 रुपया है। ठीक है, 30 का कितना है, तो 30 रुपया है। आगे क्या बोल रहा है, शेष वस्तुओं का औसत मूल्य 35 है। तो 30 जब हो गया, 30 का हो ही गया तो शेष कितना बचा, तो 30 ही ना बचा। ठीक है, आगे प्रश्न क्या कर रहा है, सभी वस्तुओं को मिलाकर औसत मूल्य क्या होगा, तो 30 वस्तुओं का 30 दे दिया, तो हम क्या बोलते हैं, संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या। तो टोटल कितनी है, तो 60 है। और कितना रुपया हो जाएगा, तो 30 वस्तुओं का 30 रुपया प्लस फिर 30 वस्तुएं बची हैं तो उन सभी का औसत 35 है। तो 30 इंटू 35, हम दोनों से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब देखिए जब 30 से 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 900 और 30 से 35 में करेंगे तो 1050। यहाँ पे 60 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, क्योंकि 60 वस्तुओं का पूछा है। तो एक जीरो से एक जीरो, 6 से अगर ये कटाएंगे आप तो यहाँ पे 6 से कटेगा आपको 6 3 18, मतलब 3 बार में 18, एक बचा 6 दूना के 12, उसके बाद बचा 3, तो 6 5 30, यानी 32.5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, एक थैले में सफ़ेद तथा पीली गेंदे क्रमशः 12:17 के अनुपात में है। यदि कुल गेंदे की संख्या 116 है तो पीली गेंदे कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात दिया गया है, तो 12:17 कितना हो जाएगा, टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, यो करेंगे तो 12 मतलब 17 दूना 34 में से 5 गया, क्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 17 12 हो जाएगा 29। तो 29 मान लीजिए एक्स मान लेंगे यहाँ पे, तो 29 से एक्स बराबर कितना हो जाएगा, टोटल कितना दिया है, तो 116। तो एक बार एक एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कि एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 29 से अगर डिवाइड करेंगे आप, कट जाएगा ये 4 बार में, 9 चौके 36 और 2 चौके 8 3 11। ठीक है, तो ये 1 अनुपात मतलब एक अनुपात बराबर कितना आ गया, तो 4 आ गया। और पूछ रहा है कि पीली गेंदे, तो पीली गेंदे कितनी अनुपात में है, दूसरा का अनुपात वाला किसका है, पीला है, तो पीली गेंदे कितना में है, 17 में। तो एक एक्स बराबर 4, तो 17 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 17 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 चौके क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये एक 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक 580 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सेकंड में दिया गया है, ये देखिएगा। ठीक है, और यहाँ यूनिट मीटर में है और यहाँ यूनिट किलोमीटर घंटा में है। तो हम पहले क्या करेंगे, सेकंड में ला रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, हम किलोमीटर घंटा को भी क्या कर लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, पहले यूनिट पे ध्यान देना जरूरी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 400 मीटर 420 मीटर कितना है,
तो लंबी रेलगाड़ी है। कितना लंबे प्लेटफार्म को पार करना है, तो 580, ठीक है। और पूछ रहा है कितना सेकंड में, तो यहाँ पर ऊपर टोटल लंबाई हो जाता है, बटा में समय हो जाता है। तो समय नहीं दिया तो हम यहाँ एक्स मान लेंगे, ठीक है। बराबर किस स्पीड से जा रहा है, तो 120 किलोमीटर पर घंटा से जा रहा है। तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ क्या करेंगे, तो हम 5/18 से भागा दे देंगे, ठीक है। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। तो जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 420 प्लस 580 कितना आ जाएगा, 1000 आएगा। बटा में एक्स बराबर 120 इंटू 5/18, ठीक है। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल, 5 से कितने बार में कट जाएगा, तो 20 बार में, ठीक है। यहाँ 10 से 10 कैंसिल हुआ, ये याद होगा। 5 से 20 बार में ये हो जाएगा, ठीक है। 5 से 20 बार में 100 कट जाएगा। 3 से 4 बार में, ठीक है। 4 से 3 बार में, 4 3 12, 4 5 20, ठीक है। आगे देखते हैं 3 से कितना बार में कटेगा, तो 6 बार में कट जाएगा। सॉरी, उधर सोल्यूशन करने में थोड़ा गड़बड़ हो रही है, ठीक है। यहीं से हम सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब करेंगे तो देखिए 9 दूना के 18, यहाँ देखिए 3 से 6 बार में, 6 से 3 बार में 18, और 6 से ये कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे जब करेंगे तो देखिए यहाँ 20 5 100 बटा में 3 बचा है, और यहाँ पे एक्स था, ठीक है। तो यहाँ तिरछा तिरछी गड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100x बराबर 3 इधर बचा है, और ये जब जोड़ेंगे तो 1000 आएगा। तो यहाँ पे 1000 हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 यहाँ पे 30, यानी 3 से 10 बार गुणा करेंगे तो 30 सेकेंड, एक्स बराबर 30 सेकेंड यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 6:1 तथा आधारों का अनुपात 3:2, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो पिछले पार्ट्स में बताया था, इसमें भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 इंटू आधार, तो आधार कितना दिया है, आधारों का अनुपात, तो यहाँ पर पहले में 3 दिया है, ठीक है। ऊंचाई तो पहला नहीं दिया है, ऊंचाई क्या यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद क्या किया है दूसरे वाले में, तो फिर करेंगे 1/2 आधार, आधार कितना दिया है यहाँ पे 2 दिया है, ऊंचाई नहीं दिया है, अनुपात कितना दिया है दोनों। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, त्रिभुज 1 त्रिभुज 2, मतलब दोनों त्रिभुज का यहाँ पे क्या हो गया, तो क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल बराबर कितना, अनुपात कितना दिया है, तो 6:1 दिया है, ठीक है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ 1/2 से 1/2 कैंसिल, ठीक है। 3 से 2 बार में ये कट जाएगा, 3 दूना के 6, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ एच बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 2 2 जा 4 बचेगा, ठीक है। 4h बचेगा, मान लीजिए H1 या H2, ठीक है, कुछ भी हो। अब इसको अनुपात में बदलने के लिए आप लोग जानते हैं, अनुपात में अगर चेंज करना हो तो क्या होगा, तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, जो भी यूनिट है ये सब कट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1:4 है, तो इसको यूनिट में बदलना मतलब अनुपात में, तो क्या होगा, तो 4:1, ठीक उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसका भी रीजन किसी वीडियो में समय मिला तो बता देंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 4:1। अगला प्रश्न है, मनोज 20 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर दो दूरियों को 5 तथा 3 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी। तो जैसा कि औसत गति देखिए पिछला पार्ट में भी ये क्वेश्चन आया था, बट अंक चेंज था, ठीक है। तो दोनों को हम जोड़ लेंगे, कितना दूरी तय किया है, तो 20 प्लस 36, यानी 20 प्लस 36 कितना घंटा में, तो 8 घंटा में, ठीक है। तो यह औसत दूरी आ जाएगा, तो 56 बटा में हो जाएगा आपको 8, तो यानी 8 7 8 7 56, तो क्या हो जाएगा 7 बार में। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा कैसे होगा, तो क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर दिया था, यहाँ पे किलोमीटर यूनिट था, यहाँ पे घंटा में यूनिट था, ठीक है। तो इसलिए किलोमीटर घंटा होगा, ठीक है। यूनिट पे भी जरूर ध्यान दीजिएगा क्या यूनिट है एग्जाम हॉल में, ठीक है, क्योंकि मीटर और सेकंड में और किलोमीटर घंटा में बहुत ही फर्क पड़ता है, और ऑप्शन में भी दोनों सटा करके ही देता है। देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देखिए पहले से लिख लिया है यहाँ पे। तो मान लेते हैं हम छोटी संख्या मतलब जो सम संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x + 2, तो ठीक है। ऐसे ही हम 6 संख्या मान लिए, 2 2 बढ़ते चला जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। और क्या कर रहा है, उसका औसत 11 है, तो बटा में हम 6 करेंगे, मतलब 6 संख्या है तो 6, तो 6 इधर से उधर भेज देंगे, ठीक है। तो 11 6 का 66 उसका औसत हो गया, ठीक है। औसत 11 था तो 66 हो गया अंक पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा, 6x + 30 बराबर क्या हो जाएगा, तो 66। ये 6x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 66 में से या 30 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा, तो 36 बचेगा। x बराबर क्या हो जाएगा, तो 6x है तो 6 से 6 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 6। यहाँ पे पूछ रहा है छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो यहाँ पे x ही है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 6, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, एक दिन में 4 घंटे कार्य करके R एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है।
आर को क्या बोल रहा है, तो 12 दिन में 4 घंटा काम कर रहा है, तो मतलब कितना, इसको हम 12 से 4 में गुणा कर लेंगे, मतलब 48 दिन में कर लेता है। ठीक है, यही हम सोचेंगे। ठीक है, घंटा वंटा से मतलब नहीं है, कुछ भी यूनिट दिया हो। ठीक है, यहाँ पे टाइम एंड वर्क में यूनिट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, इसको भी हम दिन ही मान लेते हैं, मतलब 4 दिन, मतलब 4 घंटा लगातार किया तो मतलब 48 दिन में किया। ठीक है, आगे देखिए, एक दिन में 8 घंटे कार्य करके ए समान कार्य को 9 घंटे में पूरा कर सकता है। ए कितना बोला है, 8 घंटे करके 9 दिन में, तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 9 72। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दिन में 2 घंटे कार्य करके आर तथा ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में 2 ही घंटा काम कर रहा है, दोनों अगर मिल लेंगे तो। ठीक है, चलिए यहाँ पहले हम यहाँ पे देखते हैं। तो 48 और 72 का सबसे पहले क्या निकालेंगे आप लोग, एलसीएम निकालेंगे। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 144। एलसीएम निकालिए या कोई भी छोटा से छोटा संख्या ऐसा रखिए जो कि दोनों से डिवाइड हो। तो हम यहाँ पर रखते हैं 144। ठीक है, तो 48 दिन में 144 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, या ऐसे लीजिए, देखिए 48 घंटा में 144 काम, तो 1 घंटा में कितना करेगा, तो ये कर लेगा आपको 3 काम। ठीक है, कितना करेगा, तो 3 काम। और ये ए कितना कर लेगा, तो 72 घंटा में 144, तो 1 घंटा में 2 काम। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है कि एक दिन में 2 घंटा काम करके, अब देखिए ये एक दिन में कितना कर सकते हैं, अगर दोनों मिल जाए तो 5 काम कर सकते हैं, बट 2 घंटा कर रहे हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 10 डेली करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल 144 है, एक दिन में 10 कर रहे हैं, तो हम 10 से यहाँ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 5 से 2 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 72 से 2 बार में, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा 72/5 दिन। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें यूनिट मत देखिएगा, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मारने की मतलब बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यूनिट मत घबराइएगा, क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 7 राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। ये जो फिगर है, ठीक है, बर्फबारी को कुल वार्षिक बर्फबारी के मतलब कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है S1 S2, मतलब 7 शहरों का नाम, मतलब 7 जो है राज्य का नाम दिया गया है, मतलब। ठीक है, आगे क्या प्रश्न पूछ रहा है, यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है, यानी कुल का बता रहा है। ठीक है, कुल मतलब 100%, यहाँ परसेंटेज में दिया गया है इसलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 700, मतलब कुल दिया गया है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, मतलब 7 सेंटीमीटर। आगे क्या है, तो S2 S6 तथा S7। S2 कितना दिया है, तो 15 दिया है। S6 कितना दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 14 दिया है। और S7 कितना दिया है, तो 25 दिया है। अब क्या बोल रहा है आगे कि औसत वार्षिक बर्फबारी क्या होगी, तो हम यहाँ पे पहले औसत निकाल लेते हैं इन तीनों का। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 से 35 10 40, 40 10 मतलब 54 हो जाएगा। ठीक है, 54, यहाँ से 3 में डिवाइड कर देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो 18%। ठीक है, 18% औसत हो जाएगा इन तीनों शहरों का बर्फबारी का। ठीक है, तो 18%। तो अब पूछ रहा है कितना, मतलब सेंटीमीटर में बताना है आपको ना, तो 1% बराबर 7 सेंटीमीटर, तो 18% बराबर निकाल लीजिए, 7 × 18 कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, 18 7 26 से 126। ठीक है, 126 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 126 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन 3। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न, पी क्यू, मतलब पी अनुपात क्यू दिया है 7:8, तो पी स्क्वायर क्यू रेशियो पी क्या होगा। ठीक है, तो हम इसी के अनुसार लिखते हैं, मतलब पी बराबर, मतलब मान लीजिए यहाँ 7 दिया है, क्यू बराबर क्या दिया है, 8 दिया है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो पी स्क्वायर बाई क्यू, तो पी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49/क्यू, तो क्यू 8 है। ठीक है, रेशियो क्यू रेशियो पी, तो क्यू का क्या हो जाएगा, वैसे ही 8 8 64, मतलब अब नीचे क्या आ जाएगा पी, तो पी का मान कितना है, 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए एक यूनिट में करने के लिए क्या करेंगे, मतलब एक लाइन में करने के लिए तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे और दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, या एलसीएम निकालिए या कोई भी ऐसी छोटी संख्या रखे, दोनों से कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख लेंगे 56। ठीक है, 56 रखेंगे तो देखिए 8 से 7 बार में ये कट जाएगा, अगर यहाँ पे भी 56, मतलब दोनों में रखना है, जो भी रखना है, मतलब 2 से गुणा करेंगे इधर तो 2 से इधर करना है कि कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए मैंने 56 से किया, इधर भी 56 से, तो 7 से ये 8 बार में कट गया। ठीक है, अगर गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा 49 7 343 और 64 8 512। ठीक है, ये रेशियो में आएगा 512। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 343 रेशियो 512, ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है कि 7 विभिन्न वस्तुओं P1 P से लेकर मतलब लगातार 7 तक कुल आयात के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। ठीक है, ये जब दिया गया परसेंटेज में दिया गया है, और क्या कर रहा है कि आयात के कुल आयात का। ठीक है,
तो कुल आयात यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, यदि देश का कुल आयात मतलब 100%, ये सोचिएगा, ठीक है, 100%। तो 100% वाला कितना दिया है, तो 3 पे 2, 3 3 6 0, ठीक है, मतलब कि 30 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 2 3 4 5 6 0, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, तो यहाँ से 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 30,000, ठीक है। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 30,000। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि आइटम P6 का आयात कितना है, P6। तो P6 कितना दिया है, यहाँ पे 21% दिया है। तो हमें यहाँ 1% बराबर 30,000 हो गया। तो 21% बराबर कितना हो जाएगा, तो 21 से 63 में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 63,000, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन 2 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 63,000 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 4 वर्षों का साधारण ब्याज 24,000 रुपया है तथा समान राशि का समान ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है। तो 2 वर्षों का क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, 12,750 रुपया है। तो ब्याज का वार्षिक दर क्या है, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो देखिए 4 वर्ष का 4 है, साधारण ब्याज तो बराबर बराबर बढ़ता है। तो 4 वर्ष का 24,000 है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष का आपको 4 से भागा दे देंगे तो 6,000 हो जाएगा, ठीक है। अब वही चक्रवृद्धि ब्याज में आइए, तो पहले 2 वर्ष के लिए ये दिया है 12,750 रुपया, ठीक है। तो 1 वर्ष का तो चक्रवृद्धि ब्याज और जो साधारण ब्याज होता है दोनों सेम होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष का यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 6,000 रुपये घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6750 बचेगा। अब देखिए, तो ये पहले वर्ष का तो 6,000 था, तो 6,000 हो गया, दूसरे वर्ष का 6,750 रुपया। और परसेंटेज की बात कर रहा है, तो देखिए 700-750 रुपया बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 750 रुपया। देखिए तो कितना पे बढ़ा है, तो हम यहाँ साधारण ब्याज भी निकाल देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6,000 रुपया ब्याज का ही ब्याज बढ़ा है ना, ठीक है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज बढ़ता है। तो यहाँ तो 6,000 रुपया हो जाएगा। 6,000 कितने वर्ष में बढ़ा है, तो 1 वर्ष में कितने प्रतिशत के थे तो नहीं पता है, तो यहाँ पे इसके बटे में 100, मूलधन समय दर हो गया यहाँ पे, उसके बाद बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, आर बराबर आ गया 75 बटा में 6। तो यहाँ क्या कटेगा, तो 2 तिया 6 और 25 तिया 75, यानी 25 बटा में 2 यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ दशमलव में दिया गया है तो 12.5 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, एक मतलब 10,000 रुपया की राशि साधारण ब्याज पर 15% की वार्षिक दर से P वर्षों में 16,000 रुपया हो जाती है, तो P का मान क्या होगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज मतलब SI, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है कि मूलधन, तो मूलधन यहाँ पे 10,000 है, ठीक है, मूलधन इंटू समय P दिया है, आर कितना दिया है मतलब दर 15% बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक बात भूल रहा हूँ, इसमें देखिए साधारण ब्याज मतलब दिया, साधारण ब्याज नहीं मिश्रधन दिया है, ठीक है। मतलब 10,000 रुपये राशि था, 15% के दर से P वर्षों में 16,000 हो जाती है, मतलब कितना बढ़ जा रहा है, तो 6,000, मतलब 6,000 ये क्या हो जाएगा, ब्याज हो रहा है। तो हम यहाँ पे 6,000 ब्याज लिख लिए, ठीक है, SI की जगह पर। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा था, फिर यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट जाएगा, 15 से कितने बार में कट जाएगा, तो 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो P बराबर क्या आ जाएगा, तो 4 आ गया। तो P क्या था, टाइम था, तो टाइम वर्ष में होता है तो 4 वर्ष हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1126 रुपया है, मतलब 1,126 रुपया है, तथा हानि 22% है, तो कुल हानि क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट दिया है, तो 1,126 रुपया दिया है, 26% हानि हो रहा है, तो हानि ये पूछ ही रहा है कि हानि मतलब रुपया में पूछ रहा है, ठीक है। तो 22% यहाँ पे निकाल देंगे, 22% हानि हो रहा है तो 22 बटा में 100 कर देंगे, जो भी आएगा वो हानि हो जाएगा। चलिए हम इसका सोल्यूशन भी करके दिखा देते हैं, ठीक है। 11 दूना के 22, या छोड़िए तो कटेगा, क्लियर कटेगा नहीं, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, ठीक है। तो 22 छक्का 132 का 2, हाथ में लगा 3, 22 दूना 44, 44 3 47, हाथ में लगा 4, 22 से कम 22 4 26, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई गलत हो रहा है, 22 छक्का 132, हाथ में लगा 13, तो 22 दूना 44 और 13 57 होगा, हाथ में लगा 5, मतलब हासिल 5 बचा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा। 22 से कम 22, 5 27, हाथ में लगा 2, 22 से कम 22 2 24, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24,772 बटा में 100 है, तो 2 जीरो है, तो 2 अंक के पहले क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 247.72। अगला प्रश्न, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1,056 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास क्या होगा, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग को दिया है, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या होता है कि 2, देखिए आप ये सब तो आपको याद रखना पड़ेगा छोटा मोटा, ठीक है। एक फार्मूला वाला एक ही 2 आता है, ज़्यादातर नहीं आता है, ठीक है, हर स्क्रिप्ट में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
2πRh, और कोई हार्ड भी मतलब नहीं आता है, ठीक है। 2πRh। तो यहाँ पे देखिए दो, अब यहाँ मान रखेंगे तो 2 पाई का मान कितना रखेंगे तो 22/7। आर का मान कितना दिया है तो आर का मान नहीं दिया है, ठीक है। तो आर आर का आर रख लेंगे, और इंटू एच का मान कितना दिया है तो 8 दिया है, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे कटिंग करेंगे, सॉरी अभी कटिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे इसके बराबर दिया है कितना तो 1056, ठीक है। अब कटाएंगे, ठीक है। 2πRh बराबर, क्योंकि ओकर पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यहाँ दिया है, तो ओकर पृष्ठीय 1056 हम लिख लिए यहाँ पे, ठीक है। और 2πRh यहाँ पे बैठा दिए। तो आप देखिए यहाँ से क्या होगा, तो 8 से ये कट जाएगा आपको 132 बार में, ठीक है। 8 एकम 8, 8 3 के 24, बचा 1 तो 8 दूना के 16, 2 से कट जाएगा ये 66 बार में, ठीक है। और 22 से ये कट कितने बार में कट जाएगा तो 3 बार में। तो इधर बचा है 7 और इधर बचा 3, ठीक है। इधर क्या बचा तो 3 बचा, तो कितना हो जाएगा तो 7 या 21। तो जब आर, तो 21 कितना बराबर होगा, इधर आर बचेगा तो आर बराबर कितना आ गया 21 आ गया। पूछा प्रश्न क्या पूछ रहा था, व्यास पूछ रहा था। तो आर मतलब त्रिज्या होता है, व्यास बराबर मतलब डी बराबर क्या होता है तो 2r होता है, ठीक है। व्यास सबसे बड़ा होता है व्यास, और आर क्या होगा इसका आधा आधा होता है, ठीक है। तो यानी यही होता है डी बराबर 2r। तो आर बराबर 21 दे दिया है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 42 नहीं हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो, ठीक है। 21 दूना के 42, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में है, ठीक है। यदि घनाभ का आयतन 5000 सेंटीमीटर क्यूब है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो पहले आपको घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्या होता है तो LBH, ठीक है। LBH मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, क्या क्या होता है तो घनाभ का ये आयतन होता है, ठीक है। घनाभ का आयतन होता है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो मान लीजिए लंबाई का है तो हम सब में 1 से गुणा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए तो LBH बराबर कितना हो जाएगा तो 5 चौके 20, अब 20 दूना के 40, तो 40 एक्स का 40 एक्स से हो जाए तो एक्स का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना दिया है तो 5000 दिया है, ठीक है। 5000 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 से कितना बार में कटेगा तो 125 बार में आपको कट जाएगा, ठीक है। 125 दूना 250 और 250 दूना 500 होता है, ठीक है। तो मतलब 4 बार में, 4 से 125 बार में कट जाएगा। तो एक्स क्यूब का मान 125 हो गया, तो एक्स का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 5 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स का मान क्या निकलेगा 5 निकलेगा। अब देखिए इसके अनुसार एल कितना हो जाएगा, तो अब देखिए एल कितना था तो 5 अनुपात था, तो 1 अनुपात बराबर बने एक्स, 5x था तो 1x बराबर 5 आ गया, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पे b कितना हो जाएगा तो देखिए 4 है तो 4 5 20 हो जाएगा, और ऊंचाई कितना हो जाएगा तो 2, तो 2 5 10 हो जाएगा, मतलब h कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। यानी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। यही होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखिए हम इसके अनुसार बैठाएंगे तो 2LB, तो L और B से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा तो 25 दूना के 50 यानी 500 प्लस BH, तो 20 से 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, प्लस H से L में तो 10 से 25 गुणा करेंगे, मतलब H के जगह पर 10 है और L के जगह पर 25 है, तो कितना हो जाएगा तो 250 हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों को जोड़ेंगे आप तो यहाँ पे कितना आएगा तो 5 2 700 और 2 900, 950 हो जाएगा। और 950 से ये 2 मल्टीप्लाई है, तो अगर 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 1900, ठीक है। कुल घनाभ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वैसा प्रश्न जो अभी पहले बनाया हूँ, ठीक है 18 नंबर, तो वैसा प्रश्न हमेशा आता है, कोई कोई शिफ्ट में आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। यदि मशीन को 44.5 के लाभ पर बेचा गया है तो छूट का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है, ठीक है। तो पहले हम अंकित मूल्य निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ CP मान लीजिए मतलब क्रय मूल्य, और अंकित मूल्य मतलब हम यहाँ भी मान लेते हैं, ठीक है। अंकित मूल्य हो गया अंकित प्राइस। तो यहाँ पे देखिए CP कितना हम मान लेते हैं 100 रुपया, तो अंक क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य से 70% अधिक है अंकित मूल्य, तो यानी 170 रुपया हो जाएगा यहाँ पे क्या अंकित मूल्य। आगे क्या कह रहा है कि यदि मशीन को 44%
44.5 यानी 44.5% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, तो मतलब कितना पे, तो देखिए जब भी लाभ होगा तो क्रय मूल्य पे लाभ होगा, तो क्रय मूल्य कितना था, तो 100 रुपया था, तो उसको कितना में बेचा जा रहा है, 44.5%। तो 100 का एक मतलब 100 प्लस 44.5% हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 100 मतलब 100 का 144.5% कितना आएगा, तो 144.5 रुपया। ठीक है, 144.5 रुपया। अब आगे क्या पूछ रहा है कि जो छूट का प्रतिशत क्या है। ठीक है, देखिए लाभ तो होगा क्रय मूल्य पर छूट किस पे दे रहा है, तो अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है ना कि क्रय मूल्य पर छूट दिया जाता है। ठीक है, आप अगर कहीं भी जाते हैं, साबुन वगैरह कुछ भी लेते हैं, तो उसमें एमआरपी लिखा होता है, तो किसी को भी अगर छूट देना होता है उसे एमआरपी पे देता है, ना कि अपने क्रय मूल्य बताएगा कि हम इतना में खरीदे हैं तो इसी पे छूट दे रहे हैं। ठीक है, तो उस पर नहीं देगा, किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य यानी एमआरपी पे छूट दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें तो खरीदा था 100 रुपया का। ठीक है, और कितना एमआरपी चढ़ाया था, तो 170 रुपया। अब बोल रहा है कि लाभ बता, तो 144.5% के लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, तो लाभ होगा तो क्रय मूल्य पे होगा। ठीक है, ना कि अंकित मूल्य पे होगा, क्योंकि अंकित मूल्य में खुद लाभ ऐड किया हुआ रहता है, लाभ पे भी लाभ ऐड किया हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या बोला था, तो क्रय मूल्य से 70% अधिक अंकित मूल्य है, तो 70% हम देखिए सबसे पहले सीपी मान लेते हैं 100 रुपया, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 170 रुपया। अब देखिए ये यदि मशीन को 44.5% के लाभ पर बेचा जाता है, तो मतलब 100 रुपया का, देखिए सीपी पर लाभ होगा जब भी होगा, ये ध्यान रखिएगा, तो 144.5% निकालेंगे अगर 100 का, तो इतना आ जाएगा 144.5 रुपया। ठीक है, ये रुपया में हो गया। अब मतलब इतना में बेचा गया है। ठीक है, 100 रुपया खरीदा और इतना में बेचा। आगे क्या बोल रहा है, छूट प्रतिशत क्या है, तो छूट देगा जब एपी पर देगा। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ कितना था, तो आप जब साबुन खरीदने गए तो उस पर साबुन पे कितना दाम लिखा था, तो 170 रुपया लिखा था, मान लीजिए 170 रुपया लिखा था। ठीक है, साबुन पे मान लीजिए, यहाँ साबुन मान लिया मैंने, तो 170 रुपया लिखा था। छूट तो मिला आपको कितना में, तो 144 रुपया 50 पैसा, मतलब 5 पैसा मिला। तो कितना छूट मिला आपको, तो यहाँ माइनस करेंगे, तो जब 170 में से 144.5 घटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा देखिए 25.5 आ जाएगा। ठीक है, 25.5 आ गया। अभी 25.5 रुपया क्या हुआ है, छूट मिला है, तो अब परसेंटेज में पूछ रहा है। ठीक है, अब अगर रुपया में पूछा है तो यही आंसर हो जाता है। ठीक है, बट परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 25.5 रुपया आपको छूट मिला। कितने पे मिला है, तो 170 रुपया दाम लिखा था उस पर मिला है ना, तो 170 रुपया इंटू 100 कर देंगे, तो ये परसेंटेज हो जाएगा। अब देखिए ये 25.5 दशमलव हटाएंगे, तो यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका सोल्यूशन हम आगे देखते हैं। तो अब क्या होगा कि डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 17 से जब ये काटेंगे तो 17 एकम 17 बचेगा 8, 17 पचे 85, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 15%, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये फिगर दिया हुआ है, मान लीजिए Y1 Y से लेकर Y7 तक शहर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में सबसे अधिकतम बदलाव प्रतिशत दर्शाता है। देखिए परसेंटेज का यहाँ बात किया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, तो पहला हम देखिए, जैसे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 400 ज़्यादा है। ठीक है, बट यहाँ ये नहीं देखिएगा कि 1300, यहाँ आपको तो दिखाई दे रहा है कि देखिए जैसे पहले से समझा रहे हैं। ठीक है, पहले से यहाँ समझा दे रहे हैं, 500 से 700 रुपये बढ़ा है। ठीक है, Y1 से Y2, अगर Y1 में 500 था बट Y2 में गया तो कितना बढ़ा, तो Y2 में चला गया तो मतलब अगले साल 700 हो गया। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है, कोई प्रश्न भी पूछ रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिकतम कौन है, तो पिछले वर्ष की तुलना में देखिए, तो यहाँ पूछेगा तो Y2 का कितना हो जाएगा, तो Y2 कितना बढ़ा है पिछले वर्ष की तुलना में, तो 50% बढ़ा है। ठीक है, क्योंकि 500 का आधा कितना होता है 250, तो 250 ने बढ़ा है। ठीक है, 250 बढ़ा है, तो 500 का कितना परसेंट हो जाएगा, 50%। आगे देखिए, अगर देखेंगे 1000 से 1200 बढ़ा है अगले साल, चाहे यहाँ देखिए 250 बढ़ा है, तो ये तो मान के चलिए 33 पर रुक गया। अब Y3 से Y4 में गया तो ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा लगभग 20% होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ तो घटिए गया, यहाँ पे भी घट गया और यहाँ पे बढ़ा है, तो यहाँ पे भी बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है 40% के आसपास बढ़ा है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो सबसे ज़्यादा किस में बढ़ा है पिछले वर्ष की तुलना में, तो Y2 में, क्योंकि 500 से जो 750 हो गया, डायरेक्ट 50% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपया है तथा दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपया है। ठीक है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 480 है, दूसरी का विक्रय मूल्य 480 है। पहली वस्तु पर 20% लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 20% हानि होती है, तो बोल रहा है कुल हानि कितना होगी। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्या बोला है, पहली वस्तु पे क्या बोला है 480 रुपया, तो पहले हमको क्या जरूरत पड़ेगा हानि निकालने के लिए, बस सबसे पहले पूरा हमको क्रय मूल्य निकालना होगा कि टोटल सीपी मतलब कितना है, क्रय मूल्य कितना है, उसके बाद कितना निकालना होगा, तो एसपी कितना है मतलब विक्रय मूल्य कितना है टोटल। ठीक है,
तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य तो हमको पता है कितना है, 480 रुपया। और दूसरी वस्तु का क्या विक्रय मूल्य पता है, तो यहाँ पे भी 480 रुपया। ठीक है, अब आगे देखिए, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य नहीं पता है हमको ना दूसरी वस्तु का, देखिए पहली वस्तु का विक्रय मूल्य नहीं पता है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। अब आगे क्या कह रहा है कि पहली वस्तु पर 20% लाभ होता है। ठीक है, तो मतलब क्रय मूल्य का, ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब क्रय मूल्य कितना है, 480। 480 का 20% लाभ, तो मतलब 120% यहाँ पे निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 12 8 96, 96 का यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे, 96 का 6, अब 12 जो कि 48, 48 9 कितना हो जाएगा, 8 9 17 यानी 57, 576। तो यहाँ पे हम 576 लिख देंगे। ठीक है, रेसिपी आ गया। और दूसरे वस्तु का देखते हैं। अब देखिए दूसरी वस्तु पे क्या कर रहा है कि दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 है। ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य, और इस पर क्या हुआ है, तो दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हुआ है। मतलब ये क्या है, तो क्रय मूल्य का 20% हानि हो गया, तो क्रय मूल्य का 80% उसको मिला होगा। ठीक है, तो 80% मिला होगा तो क्या होगा, तो 480% मतलब एक्स का क्रय मूल्य का 80%, 20% तो हानि हो गया, तो 80% मिला। तो जब 80% मिला है तो कितना मिला है, 480 रुपया मिला है। तो हम क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 से 6 बार में 60 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 600। एक्स बराबर हम क्या माने थे, मतलब क्रय मूल्य। तो इसका दूसरा वस्तु कितना में खरीदा होगा, तो 600 रुपया में खरीदा था। ठीक है, चलिए अब इसका आगे देखते हैं। तो टोटल सीपी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जोड़ लीजिए, अब उसके बाद ये विक्रय मूल्य जोड़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा खासियत क्या मिल रहा है हम लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे बोला सीपी कितना हो गया, टोटल हम जोड़ लिए तो कितना हो गया, 1056 रुपया। एसपी कितना हो जाएगा, 10,000, अरे सॉरी 1080 रुपया, 1080 रुपया। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे तो पूरा डिटेल्स में बता दिया, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए पूछ रहा है प्रश्न क्या, कुल हानि क्या होगी, तो कुल हानि यहाँ पे कितना हो जाएगी, जब घटाएंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, तो 24 रुपया। वो कवा खरीदा है 1056। देखिए यहाँ पे उल्टा लिखा गया। ठीक है, ये एसपी होगा और ये सीपी होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, इसके लिए सॉरी चाहूँगा। बट देखिए वो क्या किया है कि खरीदा है 1056 रुपया में, अरे सॉरी, खरीदा है 1080 रुपया में और बेचा है कितना, तो 1056 रुपया में। तो मतलब कितना हानि सहा है, 24 रुपया। तो यहाँ रुपया में ही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगर परसेंटेज में पूछता तो क्या करते, तो 24 बटा में कितना में खरीदा था, तो 1080 रुपया पे घटा हुआ कितना, तो परसेंटेज यहाँ निकाल लेते अगर परसेंटेज में पूछता तो। ठीक है, अभी रुपया में पूछा है इसलिए रुपया पे ही ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पूरा पढ़ना है पहले, उसके बाद सोल्यूशन करना है एग्जाम हॉल में, ना कि क्वेश्चन आधा पढ़े आंसर देने लगे। ठीक है, तो वहाँ गलती हो जाती है। आप क्या सोचेंगे, परसेंटेज पूछागा तो परसेंटेज निकालने लगेंगे, तो इसलिए पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, 18 मजदूर एक कार्य के 1/3 को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम के मतलब तीसरा हिस्सा को, तो कितने मजदूर 9 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है, काम एक है। ठीक है, मतलब 1/3 काम कितने दिनों में कर रहे हैं, एक काम का 1/3 काम तो कितने दिनों में कर रहे हैं, 1/3 काम, तो 18 मजदूर लग रहे हैं, मतलब बेटा में होगा 18 मजदूर लग रहे हैं और कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 27 दिनों में कर रहे हैं। इसी काम को पूछ रहा है, मतलब एक ही काम को। ठीक है, तो 9 मजदूर कितने दिनों में करेंगे, तो 9 मजदूर यहाँ पर लिख लिया। उस टोटल काम मतलब एक्स मजदूर मतलब एक्स दिनों में करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 क्यों लिखा गया है कि 1/3 काम को 18 मजदूर 27 दिनों में करते हैं। अब यहाँ क्या पूछ रहा है कि 9 दिन पूरा काम पूछ रहा है, मतलब 1/3 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे करा लेंगे तो 9 तिया 27 कट जाएगा, तो 18 तिया 54 और 54 तिया क्या हो जाएगा, 162। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 162 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 162 3, ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो यहाँ पे मेरे पास ये है तो मतलब यहीं पे लिख लूँगा। ठीक है, सबसे पहले छोटा कोष्ठ को तोड़ना चाहिए। तो यहाँ जब करेंगे तो देखिए ये ना कि आप लोग जाके डेस्कटॉप पे लिखने लगिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 3 के 9 और 4 एकम 4, तो 13 बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख लेगा, 13 बटा में 12 इसके बदले में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 680, 680 माइनस 520। अब देखिए आगे अभी जाना है, अभी कुछ नहीं करना है छठा। ठीक है, पहले का को कटना है, उसके बाद पहले छोटा मतलब जो कोष्ठ है छोटा कोष्ठ कटाना है, उसके बाद का को, उसके बाद भागा को काम करना है, उसके बाद कुछ कीजिएगा। ठीक है, 12 बटा में 13 का, अब देखिए यहाँ पे करे हैं हम तो का आया है, 13 बटा 12 आया है, तो 13 बटा 12 हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, जब 13 बटा 12 लिखेंगे तब देखिए यहाँ कट रहा है तो हम मानेंगे 13 बटा 12 से 13 बटा 12 कट गया, 1 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए अब फिर अगला स्टेप में जब आएंगे तो देखिए ये हो जाएगा क्या, तो यहाँ से अब डिवाइड हो जाएगा, तो 680 माइनस 520 बटा में 5। ठीक है, क्योंकि भागा में 5 हो जाएगा, माइनस 1। आगे देखिए कैसे होता है, तो जब यहाँ काटेंगे तो 5 एकम 5 और 4 5 20, मतलब 104 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए
104 यहाँ पे बचा है, माइनस में 104 है, ठीक है। 600, अब देखिए यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये सब छोड़िएगा, ठीक है। 680 माइनस माइनस 104 है, माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, माइनस 105 हो जाएगा। तो जब घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 में से 0 गया तो 7 हो जाएगा, और 6 में से नहीं, हाँ सॉरी 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 575। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो ये क्या पूछा था, 75 मतलब 24 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है। तो 12 है तो इसका बेसिक सी मतलब बात है कि वो संख्या, आगे आगे देखिए, पहले आगे प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। दो संख्या का महत्तम समापवर्तक जो है HCF 12 है, तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता, ठीक है। तो 12 किसका किसका मल्टीपल है, मतलब लघुत्तम समापवर्तक जो भी होगा तो इससे डिविजिबल होना चाहिए, इससे होना चाहिए, या इसके अंदर जो है, जैसे इसका टुकड़ा करेंगे तो 2 2 और 3 आएगा। तो मतलब देखिए 2 2 और 3 आएगा, तो इस मतलब तीनों से डिविजिबल, मतलब तीनों संख्याओं से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए 48 तो कट जाएगा, और ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, बट 80 कब कटेगा, हो नहीं कटेगा ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, नहीं हो सकता पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, ठीक है, जो भी पूछ रहा है वही कर देना है। HCF देवे किया है 12, तो HCF मतलब सोचते करते हैं आप लोग कॉमन होता है, को जो दोनों में कॉमन हो उसी को HCF कहते हैं। वो LCM में कॉमन होगा, इसलिए 12 से जो डिविजुअल है वो सही है, नहीं डिविजुअल है तो क्या होगा, वो LCM उसका नहीं हो सकता। अभी देखिए फिर भी वैसे ही पूछ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करना है हमको, तो का को हटा देना, मतलब गुणा में चेंज कर देना है, ठीक है। तो जब काम को गुणा में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 528 का, अब देखिए 3 से ये 8 बार में कट जाएगा, यहीं पे कटा लेते हैं, क्या इधर लाना है, ठीक है। माइनस 8 चौके 32, अभी मत पूछिएगा कि 8 चौके 32 कहाँ से आ गया, देखिए यहाँ पे है, ठीक है, 8 चौके 32। अब देखिए अब क्या कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 8 चौके 32, उसके बाद का 25/7, यहाँ भागा है तो यहाँ पे गुणा में करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 1 लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे तो भी कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे 528, अब इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पे आएगा आपको 1600, ठीक है, 1600, अब 528 यहाँ पे, तो 528 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 528 माइनस 1600/7, जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पे आएगा आपको 3696, 3696, ठीक है, 3696। अब माइनस कर देंगे, देखिए अब यहाँ पे कर देंगे, देखिए एलसीएम मतलब बटा पर घटा हो गया ये, तो 1600, देखिए माइनस यहाँ पे 1600 कर देंगे और डिवाइड बाई 7, ठीक है, बटा में 7 रहेगा। तो यहाँ पे करेंगे जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो घटाएंगे तो 2096/7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो हमारा खत्म होता है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो आप मेरे पर्सनल नंबर 83 406, देखिए यही मेरा नंबर है, कोई मेरा दूसरा नंबर नहीं है, ठीक है, सिर्फ यही मेरा एक नंबर है। दूसरा नंबर पे कॉल करिए या कोई दूसरा व्यक्ति कॉल करके बोले कि कुमार धनजीत सिंह हूँ, तो भाई नहीं है, ठीक है, यही मेरा एक नंबर है, ठीक है। मैं भी दूसरे नंबर से करूँ तो मेरे पे भरोसा मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा सिर्फ यही एक नंबर है। और अभी तक मैंने किसी से भी किसी के मतलब ये ना ही ये पेड कोर्स है, ना ही ये कुछ भी है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। इसका PDF भी अभी नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ रीज़न है, इसका राइट, इस जो PDF मैं ख़रीदा हूँ इसका मेरे पास राइट नहीं है, ठीक है। अगर राइट मांगने मैंने मतलब कोशिश किया है, अगर मिल जाती है तो ठीक है, आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है, नहीं तो टाइपिंग करके PDF तो प्रोवाइड कराऊँगा ही एग्जाम से पहले, ठीक है। तो अभी किसी प्रकार का आप लोगों से इसका कोई भी पैसा मेरे द्वारा चार्ज नहीं किया जा रहा है। अगर कोई भी आपको कॉल करे या कुछ भी करे तो आप लोग उससे भरोसा मत कीजिएगा, ठीक है। मेरा यही एक नंबर है, और व्हाट्सअप ग्रुप में अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम लिख करके भेज सकते हैं, ओके। तो चलिए वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 9 में, ओके। अगर अपने दोस्तों के पास नहीं शेयर करते, भाई देखो मैं तो मेहनत कर रहा हूँ बट आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो यार वही नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। अगर आप जितने भी रेगुलर कैंडिडेट हैं तो वो तो कम से कम लाइक कीजिए, ठीक है। अगर लाइक करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कोई देख रहा है, ओके। तो चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया ही होगा, ठीक है, तो लाइक कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।